अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। जिस तरह के हालात पिछले 3 हफ्ते से बने हुए थे, बल्कि हम ये यूं कहें कि 22 अप्रैल से जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई थी, मैं चाहूँगा पैनल से कि जो है तस्वीर भी बताएं। जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे थे, आखिरकार जंग बंदी हो गई। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने का ऐलान किया था। सिर्फ बदला नहीं, बल्कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने का यकीन दिलाया गया था। सारे मुल्क ने मरकज़ी हुकूमत से ये एक आवाज़ में कहा कि हम आपके साथ हैं। आप जो फ़ैसला लेंगे वो मंजूर है, आप जो कदम उठाएंगे वो कबूल है। बस ज़रूरत इस बात की है कि अब बेकसूर मरने नहीं चाहिए। बस इस बात को पूरा किया जाए कि सिर्फ पहलगाम में मरने वाले बेकसूरों को इंसाफ फराहम नहीं किया जाएगा, बल्कि अब तक दहशतगर्दी के नतीजे अपनी कीमती जानें गंवा देने वालों के घर वालों को इंसाफ मिलेगा। विश्व गुरु कहलाने वाले मोदी ने कहा कि ऐसी सज़ा दी जाएगी जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मरकज़ी सरकार के बड़े बड़े लीडरान ने कहा कि सज़ा सिर्फ आलाकारों को नहीं, बल्कि असल जिम्मेदारों को दी जाएगी। दुश्मन पर हमला करने से कबल मुल्क के चैनल्स के स्टूडियोज़ में जंग का बिगुल बजा दिया गया। देश पर मर मिटने के जज्बे से भरे देशभक्तों ने कहा कि अब की बार सरहद पार, स्ट्राइक नहीं बस वार। किसी ने कहा बस पीओ के नहीं, कराची भी होगा इस पार। 2 हफ्ते रही बस वार 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 की गुहार। 7 मई को आया वो दिन आखिरकार, भारत ने पाकिस्तान पर दिया ऐसा मार। पाकिस्तान हो चुका था खार खार, पाकिस्तान हो चुका था खार खार। स्टूडियोज ने कहा मारो और मार। एक एक करके गुजरे थे बस 4 दिन, एक एक करके गुजरे थे बस दिन 4। ट्रंप ने कहा ओए चलो रोको ये वार वार। और अब हम यहाँ ठहरे हैं जंग बंदी को लेकर, जंग बंदी पर उठने वाले सवालों को लेकर। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब। जी भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, बहरहाल क्या मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूं, कहाँ से आगाज़ करूं कि क्या हम कुछ राहत की सांस ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखें सरहदात पर आम जनता की बात करें तो यकीनन उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि हम कुछ राहत की सांस ले रहे हैं कि भाई जिस तरह का माहौल बन गया था, लेकिन उसी के साथ साथ हम उन जज्बात को भी याद कर रहे हैं जो ये मुतालबा कर रहे थे बस वॉर का और एक इंतखाम का। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ शायद आपने, हमने, सारे देश ने ये नहीं सोचा था कि ऐलान हो जाएगा कि जंग बंदी के हवाले से, और वो भी अपने देश से नहीं बल्कि किसी और देश के प्रधान यानी सदर की जानिब से ऐलान किया जाएगा। मैं अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, बल्कि आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी हमारे यानी फ़ौज की जानिब से भी प्रेस ब्रीफिंग दी गई ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से, और अब उधर भी सरहद पार भी बहुत सारे दावे शुरू हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जिस मकाम पर हम ठहरे हैं, आज के प्रोग्राम का हमने उन्वान दिया है जंग बंदी पर आखिर सवाल क्यों। क्योंकि सियासत भी गर्मा चुकी है। हमारी जो अपोजिशन यानी पार्टियां हैं, उनकी जानिब से सवालात शुरू कर दिए गए हैं और पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास की मांग की जा रही है, कुल जमाती इजलास की मांग की जा रही है, कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप कहां से आगाज़ करेंगे, एक मजबूत जो है यानी एक विक्ट्री के तहत, या फिर जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, कहाँ कौन सी राह है आपको, आप कहाँ से जो है आगाज़ करना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, मैं आगाज यहाँ से करूंगा कि अगर अभी देखिए एक हमारे दिन में जो मार्शल साहब की तरफ से बयान आया था कि ये है कि ऑपरेशन तो जारी है। हम्म। अभी मतलब ये कि खत्म हो गया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि 12 तारीख कल है हम्म। और कल तक जो है ये सीज फायर किया गया है। हम्म। अब अभी ब्रीफिंग में क्या कहा गया है हमारे फोर्सेस की तरफ से वो मुझे नहीं पता है। डीजीएमओ की तरफ से क्या बयान आया जारी किया गया है फिलहाल वो मेरे तक कभी नहीं पहुंचा है। हम्म। मगर शायद लाइव चल रही है जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी शायद अभी भी पीसी चल रही है। हाँ हाँ। बात ये है कि डाटा उधर भी जो इस वक्त
उनकी तरफ से, पहाड़ियों की तरफ से जो कुछ चल रहा है उसमें उनका एक बेसिकली 5 लोगों के मारने की, तो एयरफोर्स के जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से मारे गए उनकी एक आज जनाजा नमाजा जो है वो हो रही है, वो माफ करना, जनाजा दफनाया जा रहा है। तो वो उसको भी तस्लीम कर रहे हैं। इधर हमारी तरफ से भी जो है वो कुछ तस्लीम किए हैं कि कैजुअलिटी, जब फौज लड़ाई होती है तो कैजुअलिटियां होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब इसका पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है, देखिए राजतंत्र अगर हो तो कोई सवाल नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब ही, सवाल का मतलब ही डेमोक्रेसी है जी। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन में है, तो आप सवाल खड़े करते हैं ताकि आपका नंबर आए और आपको लोग चुने और आपको सत्ता सौंपे। तो जो पिछली सरकार ने जो भी किया है, मौजूदा सरकार ने, अपोजिशन में या सत्ता से बाहर पार्टियों का राजनीतिक धर्म है कि वो ये सवाल खड़े करें कि हम होते तो ऐसा करते। क्योंकि ठीक जो सवाल आप कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी सवाल उठा रहा है, सवाल अपोजिशन उठा रहे हैं सवाल, जब मोदी जी अपोजिशन में थे तो बाकायदा वो भी एक सवाल उठाते थे। वो कहते थे कि अगर मैं सत्ता में होता तो फिर मैं देखता कि सरहद के पार जो है, क्योंकि सरहद तो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होती है, आकर आतंकवादी घुस कैसे सकते हैं, और हम जो है अभी तक पीओके ले चुके। ये सब बातें जो है ना, जो आज कांग्रेस कर रही है वो मोदी जी पहले कर चुके हैं। अच्छा भाई साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये चाहूंगा कि थोड़ी आपकी आवाज़ एको जैसी हो रही है, अगर कोई चीज़ थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं आप तो ठीक, अदरवाइज ठीक है आवाज़, लेकिन थोड़ी सी जो है गूंज रही है आवाज़ जी। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा लोकेशन को चेंज करूँ जिससे थोड़ी आवाज आपको क्लैरिटी मिले। जी जी। देखिए मैंने ये कहा कि ये जो आप चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये कॉमन बात है। इस पे मेरे ख्याल से जो सत्ता पक्ष है उसको भी ऐतराज तो नहीं होता दिल से, तो मगर पॉलिटिकली ऐतराज तो दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐतराज यही तो है ना, पोजीशन अपोजिशन, तो डेमोक्रेसी में ये एक कॉमन बात है जो होना लाजमी है, वो हो रही है। मगर मेरे ख्याल से वो थोड़ा जल्दी हो रही है ऐसे दौर में, जैसे ये साबित करना कांग्रेस का कि हम सत्ता के साथ खड़े हैं और आप आइए डिक्लेरेशन करिए, हम जो है फतह करेंगे चीजों को। तो ये सब चीजें तो जो है मतलब कॉमन ही है। इसमें मैं क्या भाई साहब, इसमें फौरी तौर पर एक कंपैरिजन शुरू हो गया है 1971, हाँ 1971 और 2025, ये चीज़ शुरू हो चुकी है। और अभी जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे हैं, ठीक है हम भी बात करेंगे ज़रूर, जिस तरह से आपने कहा जमहूरियत है तो जमहूरियत में सभी को हक़ है, और फिर हम जो है सहाफ़ी हैं तो हम तो इस पर बात करेंगे। लेकिन हम पहले ये ज़रूर जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि क्यों इस तरह से यानी फ़ौरी तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वजह से कि बहरहाल फ़ौज की जानिब से अपना कहना है, अब सरकार भी जो है अपने तौर पर जो है कहेगी जो उसको कहना है। लेकिन क्या मतलब ये जो 4 दिन की कार्रवाई हुई, तो क्या इस पर जो है देश सहमत नज़र नहीं आ रहा है अपोजिशन को? देखिए जो कार्रवाई हुई है तो कार्रवाई से तो ये लग रहा था कि हम शायद इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार की नहीं लड़ेंगे। और इसमें जो अभी बातचीत होगी, मेरे ख्याल से जो सवाल उठेंगे वो ये सवाल है कि तीसरा पक्ष कोई कैसे आ रहा है। शायद यही सवाल पूछा जा रहा है कि तीसरा पक्ष क्यों आ रहा है, तीसरे पक्ष की जानिब से ये पहले ऐलान किस तरह से हो गया, और फिर इसके साथ साथ फिर तीसरे पक्ष ने और इंतहा ये कर दी। अभी तो ये सवाल ही चल रहा था कि तीसरा पक्ष किस तरह से जो है जंगबंदी के लिए आ गया। तीसरे पक्ष ने एक और भी बात छेड़ दी, उसने कह दिया कि हम इस मसले का हल करेंगे। व्हाट इज दिस? नहीं, ये बेसिकली क्या हुआ है, इस बात को मैं इस अंदाज में लेना चाहूंगा कि शिमला समझौता जो एग्रीमेंट हमने कैंसिल कर दिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ? अब वो शायद नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने कैंसिल किया है शिमला समझौता। और उसने धमकी दी थी कि हम शिमला मुआहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, अगर आप वो सिंधु ट्रीटी से दस्तबरदार होंगे और वो बंद करेंगे तो हम शिमला मुआहदे को भी ख़त्म करते हैं, बल्कि कह दिया था उसने जी, उस पर अमल नहीं करेंगे। शिमला समझौता खत्म किया नहीं ना ऑफिशियली। जी जी जी।
तब कहा तो फिर ये बड़ा मुश्किल। हाँ, वो उन्होंने सिर्फ जो सिंधु समझौता है वो उसके भारत ने अगेंस्ट में खत्म कहा। किया है। जी। हाँ, शिमला समझौता अभी उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि खत्म हो गया। हम्म। अगर शिमला समझौता खत्म हो जाता हम्म। तो फिर हम तीसरे पक्ष को एंट्री दे सकते थे। हम्म। अब ये एंट्री दोनों ने दी है। दोनों ने ही, इंदिरा गांधी का वो राज था 1971 में जब बांग्लादेश बना, हम्म। जब जुल्फकार अली भुट्टो को घुटनों के बल लाया गया, हम्म। जब केजीबी का चीफ मिस्टर मलिक शिमला में मौजूद था, हम्म। जब उसने ये एग्रीमेंट कराया, हम्म। और जब जुल्फकार अली भुट्टो ने ये कहा हम्म। कि मुझे जबरदस्ती कनपटे पे रिवॉल्वर रख के मिस्टर मलिक तुम जो है ये एग्रीमेंट में से करवा रहे हो, हम्म। और बड़े गुस्से में जो है पैन फेंक कर निकल गए थे साइन करने के बाद भुट्टो। हम्म। तो इसका मतलब बड़ा दर्द था शिमला समझौते का, क्योंकि उसमें ये बातें शामिल थी कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भारत की तरफ से रखा गया था प्रस्ताव कि हम किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं लाएंगे, हम इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में नहीं लेके जाएंगे, अब जो चल रहा है उस रेजोल्यूशन को वहीं पे छोड़ देंगे और जो भी मामला है वो दोनों देशों के बीच में सुलझाया जाएगा। मगर अब दोनों ही देश तीसरे पक्ष की एंट्री कर चुके हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमने पीस प्रोसेस के जिसका फैसला कर दिया है। अब क्या होता है, कल डीजीएमओ की जो बातचीत होगी, अकॉर्डिंग टू अनाउंसमेंट तो ट्रम्प ने किया है। अब वो दोनों देशों के बीच में ही बात होगी या फिर तीसरा पक्ष इसमें ऑफिशियली इन्वॉल्व होगा, ये शायद मेरे ख्याल से कल ही इसका फैसला हो पाएगा। अब ठीक है, सवाल ये उठता है भाई कि साहब उसमें कोई बात होगी। हाँ, एक सवाल यहाँ पर यह है कि भारत ने करीबन 2 हफ्ते तक पूरी अपनी स्ट्रैटेजी को तैयार किया और सारी दुनिया को इस बात के हवाले से ख़ायल करवाया कि भारत जो स्टेप लेने जा रहा है, जो सज़ा देने जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है। पहले सारी दुनिया को हमने अपना हमनवा बनाया, नहीं बनाया क्या, आप बताइए? बनाया है ना? नहीं। सारी दुनिया ने, मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि सारी दुनिया को हमने अपने एतमाद में लिया कि हम किसके खिलाफ जा रहे हैं, किस चीज़ के खिलाफ जो है काम करने के लिए जा रहे हैं, बड़ा कदम उठाने, टेररिज्म के हवाले से, दहशतगर्दी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने मसले कश्मीर की बात कर दी। वही कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर पे मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस मसले की वजह से ये सब हो रहा है। मतलब ये तो ये तौहीन आमेज मामला नहीं होगा जी। अगर कश्मीर का नाम लिया है तो फिर अब इसमें 2 मकसद हो सकते हैं ना जी। ये बात हमारे अपने प्रधानमंत्री जी को क्लियर करनी चाहिए कि ट्रंप ने जो मसला कश्मीर को सुलझाने की बात की है, तो क्या भारत को पीओके लेके देने की बात की है या फिर उनका मकसद जो है कुछ और है। अगर कुछ और है तो बहुत खतरनाक है। देखिए, दफा 370 के बाद ये जो कश्मीर के साथ ये जो लफ्ज लगने वाला था उसको तो भुला दिया गया था। मतलब भुलाने से मुराद ये है कि एक ऐसी यानी कार्रवाई की गई थी, एक ऐसा काम किया गया था मोदी सरकार की जानिब से कि ये मसला, मतलब मसला नहीं बोला जाता था। हाँ, अगर बोला भी जाता तो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि उस पार वाला जो मामला है वो मसला है तो उसको हम लेंगे। लेकिन ये तो ट्रंप ने बगैर किसी मतलब डेफिनेशन के, बगैर किसी जो है जिम्राबंदी के, उसने सीधे सीधे मसला कश्मीर कह दिया, इस मसले को भी हम हल करेंगे कह दिया जी। मैं कह रहा हूँ कि मसला कश्मीर अगर कह दिया है जी, तो देखिए ट्रंप को अगर आप इस वक्त एक बात आप एक इंटरनेशनल सिनारियो में अगर समझें, क्योंकि मैं भी पीस करने के ज्यादा मूड में हूँ नहीं जी, मगर एक बात जरूर मैं पीस के बगैर कह दूं कि ट्रंप ने क्या नहीं, किया है। आपको पूरी उसके साथ बोलना होगा। मतलब हम इस वक्त जो है बड़ी ऐसी सूरत हाल में सारा देश जो है फिक्रमंदी भी है, तशवीश भी है, सवाल भी है, किससे करेंगे। सुनिए ना, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। ये कल के बाद क्लियर होगा कि बोलने का मुंह भी है कि नहीं है। मतलब अब बेवजह के तीस करके क्या फायदा, सारा मीडिया यही तो कर रहा है। तो बेसिकली मैं अगर एक बात को संजीदगी से समझने की है वो समझ लें जी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जो है वो सिर्फ मसला कश्मीर की बात की हो, भारत और पाकिस्तान के बीच की बात की हो, ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार टेलीफोनिक बातचीत व्लादिमीर पुतिन के साथ भी की थी और उसमें जो है ये पुतिन को तैयार कर उनका पीस डिक्लेयर किया जाए। और तुर्की ने इसके तुरंत बाद जो है फोन किया पुतिन को, तो पुतिन इस बात पे एग्री हो गया है कि ठीक है तुम तुर्की जो है उस पीस डील की डिस्कशन को जो है आगे बढ़ो इस्तांबुल में तैयार करे तुर्की में। एक बात तो दूसरी बात ये थी कि
इजराइल के अखबारों में कोहराम मचा पड़ा है, मुंह चढ़ाए बैठा है नेतन्याहू के। वो ये कह रहा है कि हमको चलती हुई जैसे बस में से फेंक देते हैं, ऐसे ट्रंप ने फेंक कर अपनी डील जो है ईरान और हुती के साथ में अपनी डील को फाइनल करने के लिए आगे बढ़ गया है। तो हमारा क्या होगा, और ऊपर से उसने मसला फिलिस्तीन का हल करने का ऐलान कर दिया। आप समझिए ना चीजों को कि सिर्फ कश्मीर की बात कही हो तो ऐसा नहीं है। उसने फिलिस्तीन को फिलिस्तीन बनाकर एक देश की मान्यता देने की बात कर दी है। तो आप ट्रंप की बात को, आप ट्रंप से कौन सहमत है? ट्रंप से इस वक्त सहमत है व्लादिमीर पुतिन, और दोनों जो है आप उसे कोई से नंबर की पावर मान ले मगर दोनों ही पावर है। तीसरी, इसमें से यूरोप को भी एक तरह से रेल के डब्बों से उतार के फेंक दिया गया है। चौथा, इसमें सिर्फ अगर याल्टा 2.0 में आ जाए तो कल जो है मीटिंग चल रही थी चाइना की और अमेरिका की, और उनके व्यापार के जो मसले जो उलझे हुए हैं उसे सुलझाने की दोनों के बीच में बातचीत चल रही थी। ये जिनेवा में, जिनेवा की मीटिंग का शाम तक क्या हुआ मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मगर ये मसला जो है बड़ा टेढ़ा था। जिनेवा में जब मीटिंग हुई थी तो कोई प्रेशर जो है शायद किसी नतीजे पर पहुंचे होंगे, चर्चा बहुत ज्यादा खुल के सामने नहीं आई। यानी ये जापान की तरफ से और कई ऐसे देश जो किसी न किसी का पक्ष थे, चाहे उसमें इजराइल है, जापान है, ऐसे देश जो अपने आप को रैयत मानते थे अमेरिका की, वो उनको टेंशन ये हो रही है कि अमेरिका तो चीन और रूस के साथ मिल गया है। अगर ये चीन पैनल थोड़ा सा टाइटल अगर डाल सकते हैं तो जी 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 भाई साहब, चीन और रूस के साथ अगर ये मिल गया है ट्रंप अमेरिका, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल ये तो इंजन में से डब्बे कट गए हैं। तो इनकी सबकी चिंताएं अलग हैं, मगर ट्रंप जो है वो सिर्फ एक पीस की बात कर रहा हो ऐसा नहीं है, वो पूरी दुनिया में पीस की बात कर रहा है, जिसे लिखा है इजराइल के अखबारों ने कि ये ट्रंप बहुत जल्दी में है कि इसको शांति नोबेल पुरस्कार लेना है और उसके लिए तैयारी हो रही है। तो ये सब बातें भी ट्रंप के बारे में चल रही है। अब ये ऐसा सिर्फ कोरी बकवास करता है कुछ मीडिया एक्सपर्ट या कुछ तथाकथित पत्रकार, कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी अलग अलग तरह का ट्रंप पर इल्जाम लगाते हैं, मगर जो वो कहता है लोग उसे सर झुका के मान तो रहे हैं ना। आप देखेंगे पुतिन ने मान लिया कि चलो ठीक है पीस डील करते हैं, जेलेंस्की ने कह दिया ठीक है मैं इस डील पर बैठने के लिए तैयार हूँ। देखिए भारत ने कह दिया कि हम जो है लो शांति कर देते हैं, पाकिस्तान ने कह दिया ठीक है सीजफायर कर देते हैं। नहीं भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि ठीक है आप अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये पाकिस्तान के बॉस होंगे, लेकिन भारत के हवाले से मतलब भारत तो आज़ाद और बड़ा मुल्क है, अपने फैसले आप लेता है, किसी के कहने से थोड़ी हम रुक सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि ट्रंप अगर जो भी उसकी चलती होगी तो ठीक है पाकिस्तान से चल सकती है, लेकिन भारत के यानी गोल का जो फैसला है वो मतलब कोई और कैसे ले सकता है, ट्रंप कैसे ले सकता है? नहीं ये सवाल हो रहा है। नहीं, ये सवाल आप मेरे से कर रहे हैं कि मोदी से? नहीं, देश अभी फिलहाल क्योंकि विपक्ष की जानिब से भी अपोजिशन की जानिब नहीं, तो वही तो सवाल हो रहा है। तो फिर अब ये इस सवाल का क्या मतलब, हम पब्लिक डोमेन में बात कर रहे हैं जी। देखिए ना तो मैं प्रधानमंत्री हूँ जी हाँ, ना ही मैं विदेश मंत्रालय में सलाहकार हूँ जी हाँ, ना ही मैं NSA हूँ, बिल्कुल, ना ही मुझे सुपर पॉप कहते लोग बाग। बिल्कुल इस बात का जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ? बिल्कुल आप नहीं दे सकते, वही तो हमारी भी बात है। ये अभी विपक्ष की जानिब से सवाल आ रहा है, तो ये इस सवाल को मतलब क्या वाकई इसमें कुछ वजन नजर आ रहा है, या फिर मतलब ऐसे ही खामखाई के जो है टाइम पास कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इस तरह से? कम से कम इस पर चर्चा तो हमको करनी चाहिए, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत एनालिस्ट, आपको जो है इस पर जो है बात करनी चाहिए। बात है जी अबकर साहब, ईमानदारी की बात यह है कि अगर कांग्रेस ये कहना चाहती है कि ट्रंप की बात को जो है मोदी जी क्यों मान रहे हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि रूस की बात जो है हमने बड़े ईमानदारी से रूस की बात को भी माना था, और रूस की बात को ही मानकर हमने समझौते किए थे। जब इसी अमेरिका ने 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था तो हम लोगों के लिए परमाणु तोपे और ये सिस्टम चीन के बाउंड्री के खिलाफ और 7वें बेड़े को रोकने के लिए रशिया ने हमारा भेजा, और बाकायदा जब भी हुई रशिया उसमें इन्वॉल्व रहा, चाहे वो ताशकंद समझौता हो, चाहे वो सिमल समझौता हो। तो आप समझौते में कोई तीसरा पक्ष शामिल ना हुआ हो, ऐसा तो हुआ नहीं ना। हाँ तो वो तो पिछली हाँ तो भाई अब सवाल ये, अगर कांग्रेस ये सवाल उठाती है, जवाब मिलेगा, हो जाता है देशों पर भूखों हो जाता है, जवाब मिलेगा। मैं आपको यहाँ पर जवाब देता हूँ। जवाब यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि वो पिछली सरकार थी, वो खुशामद पसंद सरकार, देश में खुशामद पसंद थी और बाहर के हवाले से बिल्कुल कमज़ोर सरकार थी।
ये तो मैं जवाब मजबूत सरकार है, मैं जवाब देता हूँ। मैं इस बात का सवाल ये है सक्षम कि सरकार है। जब आज इस सरकार को कमजोर कहा जा रहा है, नहीं तब नहीं, इस कमजोर किसने कमजोर में कहा, अगर मजबूत कहा। ये ना, अगर मजबूत भी कहा जा रहा है तो फिर इंदिरा गांधी को मोदी जी के सर पे हाथ रखे हुए मीम क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों जो वो है तो सोशल मतलब मीडिया सरकार बड़ा वो पड़ा है थोड़ी। कांग्रेस की तरफ से कि भाई ये कोई इंदिरा गांधी नहीं है कि जो है वो फैसला नहीं करेगी, इंदिरा गांधी नहीं है ये। देखिए बात क्या है हम्म। कि अब कल इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने रूस की मदद से समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया था। आज अगर ट्रंप की मौजूदगी में या ट्रंप की वजह से पहुंचाया जाता है, सवाल कांग्रेस का अगर ये है तो वो सिर्फ चुनावी है। अगर आपका ये सवाल है तो सिर्फ टीज करने के लिए है। ठीक है। मेरा अगर यहाँ सवाल होता, सुनिए ना, मेरा अगर सवाल होता तो वो क्या होता वो भी तो सुन लो। हाँ जी। मेरा सवाल होता तो ये होता कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, क्या अब हम रूस को बिल्कुल किनारे पर रखकर अमेरिका की पश्चिमी जगत की तरफ पूरी तरह शिफ्ट हो रहे हैं? क्या हमने ये देख लिया है, ये विजन कर लिया है कि सिर्फ चंद गुजरातियों का अमेरिका के अंदर फायदे के अलावा भारत का जो इस वक्त वेपन का, हथियारों का, टेक्नोलॉजी का जो फायदा है वो रूस के साथ ज्यादा बेनिफिशियल है कि अमेरिका के साथ है? अमेरिका और पैर करते हैं तो हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि चाइना तो रशिया के साथ है, और उसको वो कहने से सुनने से बात भी मान लेता है, दुनिया को लीड भी कर रहा है। अमेरिका की स्थिति ये है कि वो घुटने टेक कर पिछवाड़ा करके बैठा हुआ है अमेरिका के, चीन के सामने खुद बैठा हुआ है, भाई साहब डील कर ले, तो मैंने तो टैरिफ लगाया था, मैं 125 के बजाय 80 कर लेता हूँ, उससे भी नीचे आता हूँ, तुम पूरा नहीं हटाते हो, कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर हमें मजबूरी स्थिति किस देश किस तरफ डिप्लोमेसी को शिफ्ट करना है, उसकी हैसियत क्या है, ये देखने की जरूरत है हमें। जी, चंद लोगों के नाम पर आप वारंट इशू करके बात पूरी कर लें फिर मैं व्यापारियों की बात गुत्थी करूं। पकड़कर जो है अगर कमजोरी जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गलत है। सवाल तो ढंग से कर दिया नहीं, है। सवाल अगर ये सवाल सवाल आप जो है ये आपने कांग्रेस आपने वाले अपना अगर सवाल ये रखा सवाल ना। भी करना नहीं आता तो क्लास लेने मेरे पास आ जाए ना, मैं बताता आपने हूँ सवाल जवाब कर लिया, कैसे ठीक है। अब आपको जवाब ये आपको जवाब ये मिलेगा कि किसने कहा कि हमने रूस को छोड़ दिया है? नहीं कहा। किसी ने कहा है, देश ने, प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो है हमने रूस से दूरी अख्तियार कर ली है? आप कह रहे हैं, आपके ख्यालात हैं। हम तो अमेरिका को भी मेरे लेकर चल रहे ख्यालात हैं, है। रशिया को भी लेकर चल रहे मैं हैं। अब मैं इस ख्यालात को क्लियर कर देता हूँ हम्म। कि जब कोई अगर आज टेलीग्राफ हम्म। और सीएनएन और वॉशिंगटन पोस्ट अगर भारत के रफाल के बारे में लिख रहे हैं और एस्ट्रोनर के बारे में लिख रहे हैं, ब्रह्मोस के बारे में लिख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं मायने नहीं रखता। दुनिया के ऑथेंटिक अखबार जिनके अपने देश की तरफ हम दुख रहे हैं, उन्हीं अखबारों की जो हमारी पीस डील करा रहे हैं, उन्हीं का वॉशिंगटन पोस्ट है, उन्हीं का जो है सीएनएन है। वो अगर हमारे जो वेपन की कमजोरी बता रहा है, रफाल की कमजोरी बता रहा है, स्पोर्नर की कमजोरी बता रहा है, ये सारी चीजें आपको ये समझनी चाहिए कि रफाल रफाल को हमने तैयार नहीं किया है भाई साहब। वो अगर कमजोरी बोलते हैं तो वो जिसने बनाया उसकी कमजोरी होगी, हमारी नहीं, कमजोरी ये नहीं है। कमजोरी का तो कल देखिए, जब एक बात में ये 5th जनरेशन वर्ल्ड है, इसमें जब कल सुबह मार्केट ओपन होगी, उस मार्केट में किस कंपनी के जो शेयर मार्केट है वो अप जाती है और किस कंपनी की शेयर मार्केट डाउन जाती है, ये कल जो है शाम तक का जो रिजल्ट होगा वो पूरी दुनिया को पता चल चुका होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कोई किसी से छुपा नहीं सकता। 1 घंटे या 24 घंटे या 2 घंटे में मैनिपुलेट करके कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये तमाम वेपन्स, यानी रशिया का अभी तक अगर आपके संबंध बदस्तूर हैं, जी हाँ। तो रशिया का अभी तक आपके किसी भी मामले में इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ? क्यों हमने नहीं कह दिया भाई ट्रम्प भाई साहब आप चुप कराने की बात कर रहे हो, पहले मैं पुतिन के साथ बात तो कर लूं, ताकि जो है अब वो हमारे साथ कंधे से कंधा अड़ाकर खड़े हैं, 68% हथियार हम उनके यूज कर रहे हैं, जरा हम अपने सहयोगी अपने पार्टनर से बात तो कर लें। इजराइल हमने चंद दिनों पहले ही कह दिया था, हमने चंद दिनों पहले ही कह दिया था कि हमको लेक्चर्स नहीं चाहिए। रशिया को हमने कह दिया था। वो जो रशिया और यूरोप को कहा था कि हमें लेक्चर नहीं चाहिए, साथ चाहिए, तो क्या ये ट्रंप ने साथ दिया है? अब इसका तो जवाब सरकार देगी, आप मुझसे पूछ रहे हैं। हमारे साथ आप मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो सरकार देगी जवाब। तो ये सरकार जवाब दे देगी ना, मोदी जी देंगे जी। जो लेक्चर नहीं चाहिए थे, वो सही पार्टनर चाहिए थे, तो क्या ये मतलब 30 दिन में बिना किसी मसौदे के तय किए, बिना किसी बात की गारंटी
के लिए सिर्फ यही पार्टनरशिप से देखिए सवाल तो उठते हैं, ये तो मैं मानता हूँ बात, मगर बात इस वक्त की ये है कि फिर भी मैं ये मानता हूँ कि कबल वक्त है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कल बीजीएमओ की बातचीत होगी, उस बातचीत में कुछ हल निकलने की मुझे संभावना लगती नहीं है। हाँ पाकिस्तान टेररिज्म की नहीं करूंगा की गारंटी तो वो क्या देगा, क्योंकि वो तो पहले ही कहता है मैं तो टेररिज्म से पीड़ित हूँ। नहीं, और मैं हम ट्रम्प से टेररिज्म ले लेंगे, हम ट्रम्प से लिखित में ले लेंगे। नहीं, किससे ले लोगे लिखित में? ट्रम्प वो तो ट्रम्प ये से कहता है लेंगे, कि ट्रम्प से लिखित में लेंगे। ट्रम्प अगर आप आ रहे हो दरमियान में। देखिए ये हाँ। बात आप ट्रम्प को शामिल करके शिमला समझौते को तोड़ के आप ट्रम्प को शामिल करके अगर आप याद नहीं, वो समझौते को रहने दें आप बाजू। जी। अगर आप ऑफिशियली ट्रम्प को शामिल करते हैं दोनों देश, तो फिर शिमला समझौते का वायलेशन होगा। और अगर ये शिमला समझौते का वायलेशन होगा तो फिर से जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का जो स्टेटस पेंडिंग है वो बहाल हो जाएगा। यहाँ कूटनीति और रणनीति की जरूरत है। यहाँ देश के साथ विपक्ष और पक्ष दोनों के खड़े होने की जरूरत है। तमाम बुद्धिजीवी पत्रकारों के अकल से सवाल करने की जरूरत है। किसी के पर्सनल दुश्मनी या तीस निकालने से अगर देश का कुछ भी नुकसान होता है तो वो पूरे भारत का नुकसान होता है। ठीक है। चंद मूर्खों की बकवास, और जिस तरह लश्कर नोएडा है, मतलब ये नोएडा के पत्रकार हैं, हमने इनको लश्कर नोएडा मैंने नाम दिया है। तो ये जो लश्कर नोएडा है ये बकवास करता है बिना सोचे समझे। इनको तमीज नहीं होती है कि डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, कूटनीति किसे कहते हैं। इससे भारत का दूर अंदेशी में क्या नुकसान हो सकता है, हमारी फौज पर मनोवैज्ञानिक दबाव कितना बन सकता है, हमारे प्रधानमंत्री पर मनोवैज्ञानिक दबाव कितना बन सकता है। ये चिल्ला रहे बैठ के जो है स्टूडियो में, हमें पीओके चाहिए, हमें कराची कब्जा लेना है, हमें पोर्ट ले लेना है, हमें ये कर लेना है। ये सारी बातों को, और ये हमें फलाने का, हमें डिगदाने का, झूठ मूठ नाम लेकर अगर ऐसी बातें करेंगे तो फिर दबाव बनता है सरकार के ऊपर कि भाई जो है किसी न किसी भी तरीके से इस काम को भी पूरा किया जाए, वरना तो जनता नाराज हो जाएगी। तो ये गैर जिम्मेदाराना जो लश्कर नोएडा बकवास करता अपने स्टूडियो में एसी में बैठ के, ये इससे जब हमारा जवान सरहद पे जाके लड़ता है, जब हमारा पायलट जो है वो आसमानों में उड़ता है और सामने जो है एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने के लिए तैयार होते हैं, जब आदमी मौत के साथ आंख में आंख मिलाता है वो दौर अलग होता है। इसी स्टूडियो में बैठ के लश्कर नोएडा की तरह बकवास करना बहुत आसान है, क्योंकि ये तो बहुत ही निचले दर्जे का लश्कर नोएडा है ना। ये इनको पता नहीं किसने कह दिया, ये पत्रकार हो गए, ये मीडिया हो गया, ये गैर जिम्मेदाराना देश को आज फंसा के रख दिया। बड़ी बड़ी बातें कर दी, कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, रावलपिंडी पहुंच गए, पता चला हम भिंडी पहुंच गए। अब ये भिंडी कौन लेके देगा, इन लोगों से समझ में नहीं आता। ये बेवकूफ जिम्मेदाराना इनको पत्रकारिता करनी चाहिए। नहीं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप जिसको लश्कर नोएडा कह रहे हैं आप, मतलब उसका भी तो कुछ ना कुछ योगदान होगा। बिल्कुल किसी को भी आप जो है किनारे पे नहीं कर सकते हैं। बहरहाल कितना कुछ उनकी मेहनत है, कितने उनके जज्बात का सम्मान करें आप, जिस तरह के उनके जज्बात थे, जिस तरह से वो, यानी एक तरफ तो जंग चल रही थी लेकिन स्टूडियो में जो उन्होंने मतलब लोगों के जज्बात को जो उभारा, और लोगों को कहेंगे हम, बल्कि हमारे फौजियों को भी हम कहेंगे, सरकार को भी हम कहें, एक रोल रहा है उनका, उस रोल पर भी बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर जो अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं और कल के हवाले से क्या कुछ हो सकता है, वाकई ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या फिर कल कुछ होगा, या फिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वॉर की बात की गई है जारी रखने की, वो सारी चीज़ें हैं। ख़बरों की भी बात होगी और ख़बरों का जो पस मंज़र है उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं जंग बंदी के बाद बनी हुई सूरत हाल पर, चूँकि जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आज के प्रोग्राम का अनवान भी हमने दिया है, जंग बंदी पर आखिर सवाल क्यों। लश्कर नोएडा की बात वायस साहब ने की है, उस पर तो हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं वायस साहब से ये जानना चाहूँगा कि वायस साहब, इस यानी कि हम जो भारत की जानिब से जो सज़ा देने के लिए कदम उठाया गया था, तो इसमें अमेरिका ने जो किया उस पर सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका के रोल पर सवाल उठ रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो पुराना दोस्त रशिया रहा है उसके हवाले से आपने अभी सवाल रेस किए। लेकिन उसके साथ साथ एक वो दुश्मन जो असल दुश्मन है, ये कहा जाता रहा है, हमारे पार्लियामेंट में भी इस हवाले से गूंज जो है होती रही कि क्या आप, यानी इस मर्तबा भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस नुक्ते को क्या हम देख रहे हैं, क्या देखना चाहिए या नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र हैं उन्होंने उस मुल्क के जो है
रहनुमा से बात की। सवाल यहाँ पर ये हो रहा है, कहीं ना कहीं मन में एक बात चुभ रही है, वो ये कि क्या हम पाकिस्तान को और चीन को अलग अलग करके रखें, अलग अलग देखें, या इन दोनों को एक देखें। एक देखें तो किसको बड़ा देखें, किसको छोटा देखें, और कौन हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर कौन हमारे लिए नुकसानदाह है, ख़तरनाक है, और अगर ख़तरनाक है तो कितना है। थोड़ा सा ये चाइना के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं अब आपको चाइना के और दूसरे इस पूरे सिनेरियो को समझाने की कोशिश जी करता जी। हूँ। देखिए, चाइना हमारे लिए इस मायने में महत्वपूर्ण है कि चाइना के साथ हमारा 400 से 500 बिलियन डॉलर का व्यापार है। हमारे बहुत सारा उद्योग, हमारा रॉ मटेरियल, हमारा बेसिकली अनफोल्ड आइटम जो है वो बेसिकली वहां से आता है और फिर यहाँ पर असेंबल होता है। तो अर्थव्यवस्था काफी हद तक हमारी निर्भर करती है चाइना के साथ व्यापार है। तो एक तो ये मसला है कि आप चाइना को एकदम आप दरकिनार कर दें सिर्फ पाकिस्तान की वजह से, ये संभव नहीं। दूसरी बात ये होती है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न डिप्लोमेसी में, यानी कूटनीति जिसे हम कहते हैं, ना ही परमानेंट कोई देश दुश्मन होता है, ना ही कोई दोस्त होता है। और एक सिद्धांत होता है डिप्लोमेसी का कि डिप्लोमेसी में ये होता है कि हर देश अपना फायदा देखता है। दोस्त और दुश्मन जैसी कहानी सिर्फ अफसाने हैं, यहाँ कमिटमेंट जैसी चीजें अफसाने होते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह पिछले 70 साल से भारत और रूस के संबंध कल्चरल, दोस्ताना, भाईचारा, भारतीय फिल्मों का वहां चलना, सर पे लाल टोपी, रूसी दिल है हिंदुस्तानी जैसे गानों की वजह से राज कपूर जैसे लोगों का वहां के कल्चर में शामिल होना। मैं अभी एक दौरा रूस का किया था और रशियन फेडरेशन का किया था, तो वहां मैंने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर भी इंडियन गाने गाते हैं, हीरो हीरोइन के नाम जानते हैं। ये तमाम वो मानते हैं कि हम कल्चरल कहीं ना कहीं पीछे से उस इलाके से जुड़े हैं और ब्लड लाइन है। ये सब बातें होने के बावजूद भी जब हमें ये फायदा लगा कि हमारा जो है अमेरिका के साथ इस वक्त अच्छा ट्रेड हो रहा है, हमें ट्रेड प्रॉफिट वहां से मिल रहा है, और हमारा जो बेनिफिट अमेरिका के साथ, यूरोप के साथ हो रहा है, तो हमने बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि हमने ही नहीं बदल दिया कि अमेरिका को, पाकिस्तान को ब्रिटेन और अमेरिका ने बनाया, उनको पाला, उनको ग्रांट दी, मुफ्त के हथियार दिए, हथियारों में जो है उसको ट्रेनिंग दी, उनको सब कुछ देते आए, मगर उन्होंने उनके दुश्मन चीन के साथ जो है चोरी छुपे अपनी दोस्ती को प्रगाढ़ करता गया और आज इतना कर लिया कि चाइना ये कहता है कि पाकिस्तान तो मेरा भाई है। तो वो मेरा भाई है को कब तक भाई रहेगा? ये उसी तरह जिस तरह भारत कहता, रूस कहता था भारत हमारा भाई है। तो सवाल ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में भाई बहन जैसी कोई बात नहीं होती है, सबके अपने रिश्ते फायदे होते हैं। तो अगर हमारे एनएसए साहब ने बात की है चाइना से, तो क्योंकि चाइना के ये मुमकिन ही नहीं था कि हम पीस डील की बात भी करते, क्योंकि एक रात पहले ही ट्रंप ने कहा ये अपना मसला है वो सुलझा लेंगे। जेडी वेंस ने तो यहाँ तक कह दिया था उसी रात जिसकी सुबह जो है ये फैसला हुआ है कि दोनों से जब ये बताया गया कि कल हमने रात को 3 बजे से लेकर और अब तक जो है दोनों देशों से बातचीत की है, मगर उसी रात के 9 बजे जेडी वेंस ने कहा था कि इन दोनों देशों में हमारा क्या मतलब, हम तीसरा पक्ष है, हमारा क्या लेना देना। मगर वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो एंट्री हो गई और एंट्री के बाद जो है पीस हो गई। तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। दोनों देश जो है वो परमाणु ताकत है। परमाणु ताकत जहाँ जिन मिसाइलों के ऊपर वारहेड लगाया जाता है उनको आसानी से रोकना, उन मिसाइलों को किसी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना 100% श्योर थी नहीं कही जा सकती। तो दोनों तरफ से अगर इस तरह की मिसाइल चलती, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि मैंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है, तो मतलब साफ था कि टेंस जो है वो, हालांकि पाकिस्तान ने तो एक मीटिंग की थी और मीटिंग में वादे कर दिया था कि हमने 3 बजे के करीब जो है तकरीबन 2:30 बजे के करीब नवाज शहबाज शरीफ अपने तमाम अपने अफसर के साथ में, अपने राष्ट्रपति के साथ में मशवरा करके बाहर निकला। उसने कहा हमने फैसला कर लिया है कि फुल वार करेंगे और अब हम जो है इस को कन्वेंशनल वार में तब्दील करने जा रहे हैं। इधर भारत की तरह जो है तीनों
सेना अध्यक्षों के साथ में प्रधानमंत्री जी की मीटिंग चल रही थी। अचानक जो है 4-5 बजे के बीच में ये ऐलान हो जाता है कि चलो भाई ceasefire कर दिया गया। तो सवाल ये है कि वो मीटिंग जो चल रही थी, क्या वो दोनों देश परमाणु अटैक के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके थे? उसकी वजह क्या थी कि दोनों तरफ से हमले हो रहे थे, ये कड़वी सच्चाई है। दोनों तरफ के हथियार एक दूसरे को निशाना बना रहे थे और वो निशाने तक पहुंच रहे थे। यानी दोनों ही अब ऑप्शन के तौर पर परमाणु हथियार शायद देखने लगे थे। तो इस बीच में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ताकत का आना और पीस डील के नजदीक ले आना मेरे ख्याल से एक वाजिब कदम था। और अगर ये एस्केलेशन होता है फिर तो कोई गारंटी नहीं है कि कहां तक जाए। अब ऐसे में एक चीज में चीन से बात करने का जवाब आपको दे दूं तो चीन से बात करने का जवाब ये है कि पाकिस्तान तब तक भारत पर ये सफल हमले नहीं कर सकता था जब तक चीन भारतीय सिस्टम को, पावर ग्रिड्स को, इंटरनेट को, सिस्टम्स को और सैटेलाइट्स को हैक ना कर लेता। यानी कि उनके पास हमारे हथियार, हमारे फौजी, हमारे इक्विपमेंट बहुत बेहतर थे। अभी ऑफिशियली ऐसा कहा तो नहीं गया है। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये वाहिद नसीम बात कर रहा है। बेसिकली ये वो बातें हैं क्योंकि आप भूल गए कि ये जिस युद्ध की आज आप बात कर रहे हैं तो 7 साल पहले आपको बता दिया था मैंने। या इसके 7 सालों में मैंने 70 बार आपको नहीं बताया कि कोई अमेरिका ऐसा युद्ध प्लान कर रहा है कि किसी भी बहाने से जो है पाकिस्तान और भारत को भिड़ाया जाएगा, जिसमें चीन को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। मगर ट्रंप के आने से वो प्लान बदल गए हैं। ट्रंप के कान में गोली लगने से उसका हार्ट बदल गया है। जो लोग इस पूरे खित्ते को आग में जलाने का प्लान बनाकर बैठे हुए थे, उसमें से ट्रंप ने जो है उल्टे, कल ही तो मैं बता रहा हूँ कि इधर पीस डील हो रही थी, उधर चाइना की और अमेरिका की पीस डील हो रही थी। ये डिप्लोमेसी की ऐसी बातें हैं, माफ करना, भारत के पत्रकार जैसे अपने आप को कहने वाली ये भीड़ तो क्या समझेगी। यहाँ के राजनेताओं को कुछ नहीं पता। यहाँ के बड़े बड़े तुर्रमकार राजनेता जो है इन सब डिप्लोमेटिक बातों से इतने अनभिज्ञ होते हैं। तो हमारे अफसर काबिल हैं कि वो कम से कम इन बातों को थोड़ा बहुत समझते हैं और इस डील को आगे बढ़ाते हैं चीजों को। अगर ये इतनी ज्यादा समझदारी होती तो जग हसाई आज ना होती, रसवाइयां आज ना होती। तो कुल मिलाकर माफ करना बाबा, मैं ये सब बातें नहीं बोलना चाहता था, मगर मेरे नाम की वजह से या एक नाम की जो दुश्मनी और नफरत है इस देश के दिलों में भर दी गई है। कोई कितने भी फायदे की अकल की बात करे, लोगों को दुश्मन दिखाई देता है। अजीब हो गया ये देश की मानसिकता, अजीब हो गई है। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आपसे क्यों नहीं खुल के बातें करना चाहता हूँ कि अच्छी बात सुनने के लिए भी कान तैयार नहीं है। ऐसे बेवकूफ कान हो गए इस देश में। ठीक है, मैं आपसे सवाल ये करूंगा, आपके जैसे दूरअंदेश और गहराई के साथ देखने वाले, एनालाइज करने वाले सहाफ़ी, यानी एक वो वक्त भी था, यानी एक वो वक्त से मुराद ये है कि 22 अप्रैल के बाद ये कह रहे थे, मांग कर रहे थे शिद्दत के साथ कि मारो, घुस जाओ, मतलब इस अंदाज से हमारी मीडिया जिस तरह से बता रही थी, जिसका आपने जिक्र किया लश्कर नोएडा का, तो इस तरह की जो है शिद्दत के साथ ये मुतालबा हो रहा था। अब जैसे ही जंगबंदी हो गई तो कह रहे हैं कि ये भी ठीक, वो भी ठीक। अब फिर है क्या, जब भी ठीक अब भी ठीक, तो है क्या? लोगों को बताना क्या चाह रहे हैं? जी, मैं बताता हूँ ना, जी जी पूरी बात जी। देखिए क्या है, एक मीडिया का जो कल्चर है वो मोदी जी मार दो, घुस जाओ, तोड़ दो, बैठ जाओ, अब उसके बाद फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ वगैरह वगैरह। जी सुनिए ना जी, डेमोक्रेसी में पत्रकारिता का आजाद रहना, जिसमें अच्छे पत्रकारों का रहना जो संयम से बात करे, जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कि माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है। अब ये जो बोल रहे थे जिन्हें मैंने लश्कर नोएडा कहा है, वो बोल रहे थे, अपने एपिसोड निकालिए पिछले 5 सालों के, इसमें मैंने बाकायदा वो डिटेल बता रखी थी कि किस तरह लाइन ऑफ बॉर्डर की बात होगी, किस तरह फिर अगली बात होगी, किस तरह 80 किलोमीटर पहुंचने की बात होगी, किस तरह 8 घंटे की बात होगी। ये वो जो बातें मैंने आपको बता रखी थी वो ये सारे पत्रकार वही बात कर रहे थे। इसका मतलब इनको कोई स्क्रिप्ट समाई गई थी ऐसी, वो प्लान की इस तस्दीक करती है कि जो मैंने आप पिछले 5 सालों में इस देश की जनता को, इस देश के सिस्टम को बताया था, वो एज इट इज ही तो बोल रहे थे वो सारे मीडिया वाले। मगर अब उनके वो क्या बोलेंगे? देखिए, ये चुप होने वाली कोई इसलिए बात नहीं होती क्योंकि कभी कभी इंसान इतना बेशर्म हो जाता है
कि उसे अपनी किसी भी जलील हरकत पे कोई शर्मिंदगी नहीं होती, वो उसे अपनी बहादुरी और कामयाबी समझता है। अपने किसी भी झूठ पे वो शर्मिंदा होने के बजाय वो अपनी कामयाबी, देखो मैंने कितना बेहतरीन किस्म का झूठ बोला, ये वो होता है जब पूरी की पूरी एक कतार का जो जमीर मर जाता है और जब वो बेशर्म और बेहया हो जाता है तो उसको शर्म नहीं आती कि तूने क्या गलती की, तूने देश का क्या नुकसान कर दिया, तूने फौज को कितने मोरली दबाव में डाल दिया, तूने सत्ता को कितने, क्योंकि सत्ता हो सकता है सत्ता करे अपनी किसी सिस्टम के तहत अपनी कोई गलती कर दी हो जिसे बेवकूफी भी नाम दिया जा सकता है, उसके नतीजे जो है कॉन्सिक्वेंस अभी हमको, अगर ये कल 30 तीन वापस वार में नहीं बदलती है, माफ करना, तो फिर याद रखेगा कि ये रुसवाइयां पूरे दुनिया के अंदर होगी और हम अपनी इज्जत को रिवाइव करने में अपनी इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे। भले हम मुंह से कहते हैं, देखिए कोई भी एक आदमी जो है वो चौराहे पे पिटता रहता है, वो कहता है कि आपके मारिए आपके मारिए आपके मारिए, तो मगर वो पिटता रहता है, हर बार कान पे लगता रहता है, तो उस तरह की बेशर्मी पे ही आना है तो अलग बात है, वरना तो रुसवाइयां उस लेवल की हो जाएगी कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप समझने की बात करिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, हालांकि वो चुनाव लड़ा नहीं, पर वो भी लड़ा होता तो वो हारे नहीं है अपनी जिंदगी में। जब से वो आए हैं, जब से गद्दी पे बैठे हैं, उन्हें विरोध नाम की चीज का वैसे तो पता है जबाना जबानी, मगर सचमुच जो है किसी हार जैसी चीज का उनको दर्शन नहीं है, उनको पता नहीं है। अगर ऐसे कोई एहसास कराया जाता है तो उनका अपने आप में संभले रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या तो फिर वार होगी या तो फिर कुछ और होगा। तो सीधी सी बात है, ये मैं शॉर्टकट में बोल रहा हूँ कि कम से कम ये मीडिया अब उस बात को नहीं संभाल सकता। अगर कोई डील जो है डीजीएमओ के बीच में जब बातचीत होगी और उसमें कोई टेररिस्ट के अगेंस्ट जो हमने किया उस पर कोई लिखित रूप में नहीं लिया जाता, पाकिस्तान के घुटनों को हम कागज पर नहीं लेते हैं, तो फिर इसको जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल मीडिया पर आकर ये कहा है आज पूरी तरह से कि हमने बुरी तरह भारत को हराया है और जलील करके हराया है, ये शब्दों का अगर इस्तेमाल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा तो तुम ये जो चैनल है कितने दिन ब्लॉक कर लोगे, कितने दिन इनको रोक लोगे, कितने दिन ये कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, तरसों आएंगे, सोशल मीडिया का जमाना है। अब ये सारी चीजें अगर लोगों के सामने आएगी तो इनको बर्दाश्त कर पाएगा वो शख्स जिसने कभी हार का मुंह, तो बहुत दूर की बात है, हार किसे कहते हैं वो सीखा ही नहीं है, वो जिंदा रह पाएगा ये सारी बातें सुनने के बाद क्या? तो सवाल ये उठता है बाकर साहब, स्थिति इतनी सरल नहीं, नहीं है जितनी लोग, वो तो झूठ बोलते हैं, वो तो गुमराह करते हैं अपने लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री भी ज़रूर आएंगे और कौम से खिताब करके उससे ज़्यादा करारा जवाब दे देंगे। बहुत ही, मैं भी ये कह रहा हूँ, अगर वो गुमराह करते हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमें जलील करके हरा दिया है, तो रोक क्यों दिया है? जाइए जाके हमला करिए, हम भी साथ चलते हैं। बिल्कुल। मेरा अब आखिरी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही, पाकिस्तान के निकम्मे प्रधानमंत्री की औकात जो है हमें कह दे कि भारत को हमने जलील करके हरा दिया, वो उसकी औकात हिम्मत कैसे होगी इस बात को कहने की? अगर हो गई है तो फिर हमको मानना पड़ेगा ना, अगर ऐसा कहा तो। नहीं, हम यहाँ पर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि अब जिस तरह से जो कल की बात है, अब एक यानी नेशन वांट्स टू नो, ये एक मतलब बात चलती रही है, तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब नेशन क्या चाहता है? आप भी एक सहाफ़ी है, इस माशरे का हिस्सा है, देश का हिस्सा है, और आपको भी दर्द हुआ है, तकलीफ हुआ है, हम सबको हुआ है। कल का जो दिन है, कल का दिन है, ठीक है, आपने इतनी बातें कर दी, उस देश के जो है प्रधानमंत्री का आपने जिक्र कर दिया, हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री का आपने जिक्र कर दिया, आपने कहा कि मीडिया की जानिब से दबाव बिला वजह के जो है बनाया जाता है, जिस तरह का एक नरेशन बनाया गया, जिस तरह की बहुत सारी चीज़ों की जो है जो करनी चाहिए थी वो छोड़कर जो है दूसरी चीज़ें की गई, जो बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं भाई साहब। अब बात यह है कि कल का दिन है, देश के सामने है, फैसला क्या होना चाहिए? मतलब हमारे लिए बेहतर ही क्या है, होना क्या चाहिए? किसी भी मीडिया हाउस को, किसी भी अपने आप को पत्रकार कहने वाले इंसान को अगर उसमें जरा सी भी शर्म है और वो सचमुच अगर पत्रकारिता से जुड़ा रहना चाहता है, ये गंदगी से बाहर आना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि किसी भी इस तरह के युद्ध के दौरान जब हमारे डीजीएमओ द्वारा, फोर्स के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया जाता है, ब्रीफिंग की जाती है, वो जो कहते हैं उसके अलावा किसी शब्द को अगर विश्लेषण करते हैं तो आप विश्लेषण कर सकते हैं, उनसे आगे निकलकर दावे नहीं कर सकते, उनसे आगे बढ़कर बात नहीं कर सकते, आपको नहीं करनी चाहिए, ना ही अभी हमें करना चाहिए। हमारी बात मैंने बिल्कुल वाजे कर दी है, मैंने क्लियर कर दी है कि हमें चाहिए कि जब इस बात होगी तो इस बात को, क्योंकि एक ऐलान किया है भारत ने कि हमने फौज के हवाले कर दिया है सारी,
जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है अलग किनारे हो गई है। वो बात फौज के हवाले है। दूसरा पाकिस्तान ने भी अनाउंसमेंट कर रखा है कि हमने भी फौज के हवाले कर रखा है। वो हालांकि फौज ने फौज तो उनसे पूछती नहीं है उन्हें करना क्या है, उधर के फैसले तो करती फौज है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई फैसला होता है और उसमें सम्मानजनक कोई डील होती है, इतनी के शांति बनी रहे, लोगों की जिंदगियां बचे, हमारी फोर्सेस का सम्मान बचे, हमारे देश का सम्मान बचे, भले ही जो कुछ हो, और आगे आइंदा टेररिज्म इस देश में ना फैलाया जाए। टेररिस्ट, अगर कोई टेररिस्ट की कार्रवाई भारत के अंदर होती है तो उस पर क्या सजा पाकिस्तान को दी जाएगी, क्या दुनिया इसकी गारंटी देगी, क्या ट्रंप इसकी गारंटी देगा, उसके एक्शन के क्या नोट्स होंगे, ये सब बातें मेरे ख्याल से डिस्कशन का मैटर होनी चाहिए। और इन्हीं सब बातों पर एक फैसला होना चाहिए कि ये सब जो उन्माद जो भरा हुआ है, माफ करना, आप एक तरफ के धार्मिक उन्माद की बात नहीं कर सकते। धर्म के नाम पर या मजहब के नाम पर ही जिस तरीके से आतंकवादी बनाकर जो है उतारे जाते हैं और उनको एक अजीब सी कंडीशन में पाकिस्तान जो है वो भेजता रहा, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? अगर किया जा सकता तो वो हालांकि कहता है कि मेरे यहाँ भी आतंकवादी है, मगर उसका इल्जाम तो वो हमारे पे लगाता है बेसिकली। मगर जो हमारे यहाँ आतंकवादी आते हैं, ट्रेनिंग करके आते हैं, उनके चेहरे सामने होते हैं, वो पाकिस्तानी होते हैं, उनकी एविडेंस है, बॉर्डर करके आते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो बिना पाकिस्तान की फोर्सेस के, बिना उनकी ट्रेनिंग के, उनके पास ट्रेनिंग भी होती है, वेपन्स भी होते हैं, वही पाकिस्तान के गड्ढों में दबे हुए हैं जो खुद खोद के लेके आ जाते हैं। तो इन पर एक संजीदगी से कोई मामला पहुंचना चाहिए, और ये ताकि कश्मीर के लोग भी खुश रहें, वहाँ टूरिज्म चले, लोगों की तरक्कियां हों, देश में अमन रहे, भाईचारा बढ़े, ये सब इस तरफ जाना चाहिए। युद्ध के फैसले जब युद्ध के मैदान में होते हैं तो बहुत बड़ी हानि होती है, जैसा कि ट्रंप ने ये बात कही है कि मैंने करोड़ों लोगों की देखिए भाई साहब, जहाँ तक आपने मीडिया की बात की, मीडिया वॉर को क्या आप, मीडिया वॉर भी तो है ना आज, मतलब एक तरफ जंग जो है मैदान में हो रही है तो दूसरी जानब मीडिया वॉर की भी काफ़ी अहमियत है। अब देखिए जिस तरह से हमारी जो पायलट हैं, वुमेन पायलट हैं, वो सिंह कुछ नाम है, बहरहाल मैं भूल रहा हूँ, तो उनके हवाले से किस तरह की जो है ख़बरें जो है वहाँ की मीडिया चला रही है, तो यहाँ की मीडिया का भी जो है ये फ़र्ज़ बनता है कि वो भी उनको जवाब दे। अगर वहाँ की मीडिया अगर ऐसा कुछ करती है तो अगर हम खामोश रहेंगे तो होगा ये ना कि जो है प्रोपोगंडा आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए जवाबदेही के लिए यहाँ की मीडिया भी अपने फ़राइज़ को पूरी अच्छी ईमानदारी से जो है अदा करती है ना, उसको आप क्यों जो है हम पिछले 20 सालों से जी उस तरह के एजेंडाज पर लॉजिकली काम करते रहे हैं। दुनिया के सभी देश मीडिया का इस्तेमाल अपने जनता का मोरल हाई करने, अपने लोगों का हाई करने, दुश्मनों के मोरल को और उनकी पोल को खोलकर डाउन करने, ये पूरी दुनिया एक दूसरे के खिलाफ करती रही है। हम भी इसका हिस्सा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मगर उसमें एक तथ्य होता है, लॉजिक होता है। आप इस तरह की बात करेंगे जैसे नेशन वांट टू नो, मतलब वो एक पागल सा आदमी है, आंख बंद कर लेता है, देखता किसी को है नहीं, चीखता है, मतलब कुछ होता नहीं है। देश जानना चाहता है, देश पूछता है भारत, या तू भारत है क्या, तू अब भारत है कि पूछता है भारत। अब जो जितनी बातें तू पूछता है भारत करके बोली है, अगर ये सारी बातें अब तेरे से कोई उल्टी आके पूछ लेगा, तेरी आंख तो आंख पता नहीं तेरी क्या क्या बंद हो जाएगी। खाम का देश को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जहां पर आप आज हम पीस की बात कर रहे हैं, जब हम पीस रिलेशन की बात कर रहे हैं, अगर मीडिया का इतना घिनौना रोल नहीं होता तो ये बातें नहीं करनी पड़ती, ना ही इस तरह की बात जो है कांग्रेस उठा पाती, ना ही कोई पत्रकार उठा पाता। सब के सब देश की सेना के और फौज के साथ खड़े हुए थे। ये शायद मूर्ख किस्म के पत्रकारों की वजह से ही तो ये सारे सवाल पैदा हो गए, क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा था क्या, फौज से पूछा था क्या, इनकी अपनी स्टूडियो में अलग फौज, नोएडा में इसको कह रहा हूँ, तो ये लश्कर नोएडा के अलग से एक लश्कर है जो अपनी बकवास करके जो है देश को शर्मिंदा करवाने में लगा हुआ है। अब ये लश्कर नोएडा ये जो बकवास कर रहा था, पूछता है भारत, अब भारत तेरे से पूछता है कि तूने जो बकवास करी थी, तू जाएगा रावलपिंडी, तू जाएगा जो है लाहौर, तू एक और बेवकूफ है जो यूट्यूबर बन के बैठ गया, तू पहुंच गया कराची, अब अपने स्टूडियो में बैठा हुआ, उसे बाहर निकलने की तेरी औकात नहीं है, तेरी हिम्मत नहीं है। अब अगर ये दूसरे लोग अगर ये सब सेंटेंस बोलेंगे तो तेरे पास घर में बैठ के मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि पत्रकारिता
करना एक समझदारी की बात है और होश में आके सारी बात करनी चाहिए। फौज के और सरकार के मौकिफ को जानना चाहिए। अपनी तरफ से बैठ के स्टूडियो में जो है फौज बना के बकवास करने से क्या हो जाता है, ये हो जाता है जो हुआ है। और अगर कल इस तरह की बात हो जाती है तो इतनी शर्मिंदगी होगी कि मतलब मुझे तो पता नहीं वो कौन बेवकूफ लोग होंगे जो इन जाहिलों को सुनते होंगे। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कैसे लोग हैं जो इन बेवकूफों की बेवकूफी सुन के भी शर्मिंदा नहीं है। भाई साहब, अब बताइए, अगर 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 ऐसा मीडिया, अगर ऐसा हमारा मीडिया होता बिल्कुल बेशर्म, तो हमारी सरकार बर्दाश्त करती? बताइए आप, हमारी सरकार कितनी जो है, पहले ही से ये कह दिया गया था हमारी सरकार की जानिब से कि बिलखुसूस जंगी माहौल में हम भी तो एहतियात कर रहे थे, आप भी तो बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, अब भी हम बात कर रहे हैं, पूरे मोहतात रहते हुए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, पूरी गाइडलाइंस को जो है मद्देनज़र रखते हुए, कहाँ पर कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अगर अगर आप जिस तरह से या फिर कोई और एलिगेशंस लगा रहा है कि ये मीडिया जो जिसको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, आपने नोएडा, लश्कर नोएडा कह दिया, कोई गोदी मीडिया कहता, अगर वो इतनी बेशर्म होती, इतनी बेशर्म होती, इतनी लापरवाह होती, इतनी जो है अपने देश का नुकसान करने वाली होती, अपने फौज पर बाढ़ डालने वाली होती, प्रधानमंत्री पर बाढ़ डालने वाली होती, झूठ बात करने वाली होती, तो हमारी सरकार तो कार्रवाई कर देती। ये जितने भी एलिगेशन है, शायद एलिगेशन है, वो तो मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। क्यों इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं? मीडिया अपना काम बताइएगा जी, एक बात बताइएगा, वो तो मनोबल बढ़ाने के लिए, जज्बात को जो है, जो देशभक्ति के जज्बात है ना, उसको उभारने के लिए काम करते हैं वो। जी, डीजीएमओ ने क्या कहा इस मीडिया के बारे में? उन्होंने कहा कि तुम्हें बढ़-चढ़ की बात नहीं करनी चाहिए। अगर फटकार लगाई मीडिया को, अगर फौज के द्वारा फटकार लगाई गई और वो बेशर्म नहीं मान रहे तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या रक्षा मंत्री नहीं, सरकार कार्रवाई कर देती ना अगर ऐसी मीडिया हमारी होती। सरकार क्या कर सकती है? सरकार ने नसीहत दी मीडिया को, कहा कि भाई मोहतात रहकर जो है संयम से काम लो, बढ़ा चढ़ाकर बकवास करने की जरूरत नहीं है। फौज ने कहा कि संभल के रहो। सवाल ये है कि मूर्खों की, जाहिलों की एक फौज इकट्ठी है जिन्हें पता ही नहीं है, जिनको पता है कि पत्रकारिता एक नौकरी का नाम है और उन्हें महीने पे एक तनख्वाह मिलनी है और उसमें जो उनको इशारा हो गया। तो दूसरी बात यह है कि अजीब किस्म की ऐसे ही दर्शक हो गए हैं, ऐसे ही पत्रकार हो गए हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है देश से, देश के अंदर से मतलब हो गया। ऐसे बेवकूफ लोग हो गए हैं कि भाई देश में सभी लोग हैं, सभी लोगों को देश में। अब प्रधानमंत्री ने देखिए कितना जबरदस्त काम किया कि उन्होंने इस देश में एकता को बनाए रखने के लिए सोफिया कुरैशी को जो है सामने ब्रीफिंग के लिए लेके आए। उनका पैगाम था कि भारत एक है। अगर ये पैगाम मीडिया के पत्रकार और लोग नहीं समझना चाहते हैं, या देश के वो लोग जो नफरत फैलाते हैं वो नहीं समझना चाहते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री से पूछे कि वो सोफिया कुरैशी को जो है उन्होंने जानबूझ के जो एक अहम जिम्मेदारी दी। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसा चाहते तो फिर वो सोफिया कुरैशी को क्यों लेके आते? अगर वो लेके आए तो वो कोई पैगाम देना चाहते थे। अब वो मुंह से क्या बोलेंगे? मुंह से बोलने की जरूरत नहीं थी, जेस्चर को समझने की जरूरत थी। मगर जेस्चर भी अगर लोग नहीं समझना चाहते तो इन्हें मूर्खों के अलावा और क्या कहा जा सकता? बिल्कुल। बहरहाल भाई साहब, कल का दिन बड़ा अहम है, इम्पोर्टेंट है, और बहरहाल कल क्या होगा, कल कैसा डिसीजन लिया जाएगा, और वाकई वो हमारा डिसीजन जो है, ज़रूर हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरा ख़ुद मुख्ताराना होगा और आज़ादाना होगा। पूरा हम अपने देश हितों में जो है फ़ैसला करेंगे, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन का हमको सामना है और जिस तरह के ज़ख्म हमने सहे हैं, तो अब उस पर कल किस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। कल का दिन भी काफ़ी तारीख़ी रहेगा हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की साख के लिए, मजबूती के लिए, और सारी चीज़ों के लिए, 56 इंच के सीने के लिए, सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें बहरहाल वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिस अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।